Good morning, students. How are you all? Hope you must have enjoyed your summer vacations. I know it's quite funny to ask this thing as you were not able to go out, but still we can have fun at home also and with our family also. और आप सबने भी यही किया होगा, कुछ नया सीखा होगा. एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट सेशन के टाइम ड्यूरिंग अप्रैल हमने जो लेसन्स पढ़े थे वो लेसन आपने रिवाइज़ किए होंगे और उसके नोट्स भी बनाए होंगे. सो यू आर रेडी विद दैट मटीरियल नाउ. नाउ इज़ द टाइम टू रीस्टार्ट अगेन. लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड 2 chapters from civics, and this time we will start with geography, another book in our social science syllabus, geography book. First of all, I just want to know that now everybody has their own copy or not. सबने अपनी अपनी बुक्स ले ली हैं या नहीं हैं? बच्चों, बुक्स अवेलेबल हैं अब मार्केट में. आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए सो दैट इट बिकम ईजी फॉर यू टू मेक नोट्स. जब आपने बुक्स ली होंगी तो सिविक्स के भी आपने देखे होंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नोट्स जो आप बना सकते हो. यू आर फ्री टू मेक एज मैनी एज क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम योर चैप्टर्स. 10th में लेसन के बीच में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है बच्चों. मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी, हो सकता है कहीं और कोई क्वेश्चन आ जाए. सो ट्राई टू लर्न योर चैप्टर. इट्स नॉट दैट ओनली क्वेश्चन आंसर्स बट यू नीड टू लर्न योर चैप्टर फुल. कोई भी डिफ़िकल्टी है उस चीज़ को पढ़ो. नहीं समझ में आता है यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क मी. नोट्स बनाओ अपने. उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको लेसन और अच्छे से समझ में आएगा. क्वेश्चन आंसर्स अपने रेडी रखो. तो सिविक्स का इतना काम आपने कर लिया होगा. अब जो सेकंड बुक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ एज आई सेड ज्योग्राफी. और ज्योग्राफी में फर्स्ट लेसन है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. कुछ चैप्टर्स आपने 9th में पढ़े थे ज्योग्राफी में और वहाँ आपने कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में समझा था. ह्यूमन रिसोर्स भी पढ़ा था, पॉपुलेशन के बारे में भी पढ़ा था. यहाँ 10th में जो ज्योग्राफी की बुक है हमारी वो हमें इंडिया के रिसोर्सेज के बारे में बताती है. इंडिया बीइंग सच अ लार्ज कंट्री. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू रिमेंबर व्हाट इज़ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया? 9th में पढ़ा था. याद है कितना था? यस, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है ना जी. तो ये जो इतना वास्ट हमारा कंट्री है, इस कंट्री में हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनको हमने कैसे डेवलप कर रखा है, ये रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में कैसे काम आते हैं, कैसे हम उनको यूज़ में लेते हुए ओवर द ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमने इतना डेवलपमेंट किया है इंडिया में, वो इन रिसोर्सेज की हेल्प से ही किया है. तो कौन से वो रिसोर्सेज हैं दैट वी आर गोइंग टू रीड ड्यूरिंग 10th क्लास, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है. इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें एक बेसिस पे डिवाइड किया गया है. 3 हमारी मेन, अगर आपने सेक्टर्स पढ़े हैं 9th में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, तो याद है कौन कौन से सेक्टर हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. उन्हीं सेक्टर्स को बेस लेते हुए, समझते हुए हमने इस साल ज्योग्राफी की ये बुक डिवाइड करी है. यहाँ हम पहले अपने प्राइमरी रिसोर्सेज पढ़ेंगे, सेकेंडरी रिसोर्सेज पढ़ेंगे और उसके बाद टर्शियरी रिसोर्स क्या है ये पढ़ेंगे. कौन कौन सी चीज़ें इंडिया के पास अवेलेबल है. सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. बट मैनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग रिसोर्स होता क्या है. आपने 9th में समझा था ह्यूमन रिसोर्स.
क्या है ह्यूमन रिसोर्स? द एसेट, हाँ, जो कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, दैट इज़ अ रिसोर्स. एंड यू एज अ स्टूडेंट, आप सब स्टूडेंट्स हो, आप तो इंडिया का बहुत बड़ा रिसोर्स हो. You need to study hard, you need to develop yourself, your skill, your education level, and then you will help in the development of the country. So you are a resource. ऐसे ही आप तो ह्यूमन रिसोर्स हुए, लेकिन जो हमारी नेचर में, हमारी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं हम. सो रिसोर्स क्या होता है? First, you need to learn the definition. What is a resource? It's given there in your book. What is a resource? Everything that is available in our environment which can be used to satisfy our needs. हमारे environment में जो कुछ भी available है. I repeat, everything that is available in our environment which can be used to satisfy our needs. जो हमारी कोई ना कोई नीड को पूरा करता है, ज़रूरत को पूरा करता है, जो नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लैंड पर प्रेजेंट है, दैट थिंग इज़ नोन एज रिसोर्स. बट नाउ एवरीथिंग यू कांट टर्म एज रिसोर्स. पहली कंडीशन तो हो गई, इट शुड बी प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट. लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इट इज़ टेक्नोलॉजिकली असेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिएबल एंड कल्चरली acceptable. Then only that thing can be termed as resource. Now let me make these three terms clear. Technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. What is the meaning of technologically accessible? जो भी चीज़ अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है उसे यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए. यू नो, टेक्निकली वी आर वेरी डेवलप्ड. ह्यूमन बीइंग ने टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड कर ली है, बट स्टिल यू नो, बहुत सारी, नेचर इज़ अ मास्टर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी भी नेचर में प्रेजेंट है जिनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है. तो ओनली दोज थिंग्स which are technologically accessible, जिन्हें यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, then economically feasible, उस चीज़ को नेचर से लेना हमें महंगा ना पड़े. बिल्कुल कैपिटल टर्म्स में ये बात होती है, इकोनॉमिकली फिजिएबल, फाइनेंशियली हमें महंगा ना पड़े. अर्थ क्रस्ट में से हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो खर्चा तो हो रहा है 100 रुपये का, और जो चीज़ निकल कर आ रही है वो 10 रुपये की. तो क्या मतलब रह गया? तो अगर हम नेचर से कुछ रिसोर्स ले रहे हैं तो इट शुड बी इकोनॉमिकली फिजिएबल, हमें महंगा ना पड़े. और तीसरी टर्म कौन सा है बच्चों? द थर्ड वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल, जिसका यूसेज हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट करे, वो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए. तब जाकर द थिंग दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स. तो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. व्हाट्स अ रिसोर्स? एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी किसी न किसी नीड को पूरा करता है, बट इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली accessible, economically feasible and culturally acceptable. These three terms are very important. अगर ये किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, we have technology to take it out from the earth crust. It is not very costly for us, economically feasible, and as society gives permission to use it, culturally acceptable, then only that thing can be termed as resource. तो अब रिसोर्स बहुत सारे हैं.
फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरैक्शन बिटवीन, किस किस के बीच में हो गया इंटरैक्शन, बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन मीन्स द गवर्नमेंट, द पीपल, हाँ, वो लोग जो जुड़े हुए हैं उस रिसोर्स को यूज़ करने में. जब तक गवर्नमेंट से परमिशन नहीं होगी ना, यू कैन नॉट टेक आउट एनीथिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. First you need to take the permission from the government. So that is one institution, example of institution. When we take out things from the earth crust, raw form में होते हैं, उन्हें human usable बनाना, जो चीज़ हम यूज़ कर सकें, human being यूज़ कर सकें, उस प्रोसेस में कौन सी तीन चीज़ें जुड़ी, किसका इंटरैक्शन है ये, between nature who is giving us the resource, technology with whose help we are taking out that resource, changing it into human use thing, and institutions. So the use of resource needs interaction between nature, technology and institution. Human beings interact with nature through technology, and then we create institutions, and all the three come together to create resources, and with the help of these resources we take our economic development forward. Now some people think, because we are talking about nature, earth से ले रहे हैं, and earth is a very generous one. हमारी nature है ना, बहुत generous है, बहुत बड़ा दिल है हमारी nature का. और ह्यूमन बीइंग ने क्या समझ लिया है, क्योंकि नेचर इतनी जेनरस है तो हम उसकी जेनरॉसिटी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं. कैसे फ़ायदा उठाते हैं? वी थिंक दैट रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. मुफ्त का माल है, लिए जाओ नेचर से. नेचर पैसा थोड़ी ना मांग रही है. हम अर्थ क्रस्ट में से इतने मिनरल्स निकाल रहे हैं, इतने मेटल्स निकाल रहे हैं, अर्थ से इतना कुछ ले रहे हैं, बस वी आर टेकिंग एंड टेकिंग एंड टेकिंग. अर्थ ने कभी हमसे बदले में कुछ नहीं मांगा. हाँ, लेकिन अब हम कह सकते हैं नेचर गुस्सा होना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने बहुत कुछ ले लिया है. लास्ट 2-3 मंथ्स आपने देखा इसका असर. हाँ, नेचर हैज़ स्टार्टेड गेटिंग एंग्री. आफ्टर ऑल मदर गेट्स एंग्री जब हम बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल देते हैं, है ना. आप सब अपनी अपनी मदर के साथ रहते हैं तो आपको पता होगा, मदर हैज़ अ वेरी बिग हार्ट, वेरी जेनरस, लेकिन जब बात ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो मदर गेट्स एंग्री. एंड दैट सेम थिंग इज़ हैपनिंग विथ आवर मदर नेचर ऑल्सो. बट what we are taking from nature, we think it as free gifts. No, my dear, that is not a free gift. Resources are a function of human activities. Everything that is available in nature is not a resource. अभी हमने definition समझी थी. कौन से 3 conditions जुड़ी हैं? Technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. After all, human beings themselves are components of resources. हम खुद भी तो एक resource हैं. जो skilled human beings हैं, technically strong human beings हैं, they are a resource. और जिसे कुछ नहीं आता है, जो कुछ नहीं करता है, क्या कहलाता है बताओ? 9th में पढ़ा था आपने. Asset, तो जो फ़ायदा पहुंचाता है, और दूसरा कौन है? A burden. सो ह्यूमन बीइंग को भी क्या कोशिश करती रहनी चाहिए हमेशा? टू बी अ रिसोर्स. सो टू ट्रांसफॉर्म मटीरियल दैट इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम. आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग तो बिगेस्ट रिसोर्स है. अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होता, ह्यूमन माइंड नहीं होता, ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होती, तो ये जितनी भी चीज़ें नेचर में हैं, दे वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ नेचर. वो वहीं रहते सब. उसको यूज़ करना किसने स्टार्ट किया? सी, एनिमल्स आर ऑल्सो नॉट यूजिंग दैम. द थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरमेंट इन नेचर हैव ओनली बिकम अ रिसोर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन ब्रेन, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस. तो सबसे बड़ा रिसोर्स तो एक्चुअली में कौन है? ह्यूमन रिसोर्स है, जिसने
अर्थ में प्रेजेंट सारी चीज़ों को किस में टर्म किया, रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज. Now the next topic that we are going to study here is the classification of resources. शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिटेल इट्स वेरी इजी, यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक. द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नाउ द क्लासिफिकेशन सेज there are various types of resources and they have been classified under various categories. The first category that goes is on the basis of origin. The first classification of resource is on the basis of origin. Under this classification, the resources have been classified as biotic resource and abiotic resource. I hope you understand the meaning of biotic and abiotic. Yes, the biotic that is obtained from biosphere and have life. So all the living things come under biotic resource and all the non-living things come under abiotic resource. So on the basis of origin, दो ही हो सकते हैं, living and non-living, that is biotic and abiotic. The second classification is on the basis of exhaustibility. कैसे ख़त्म होते हैं ये resources. Under this category, the first one is renewable resource. What is renewable resource? Which can be renewed again and again. एक बार ख़त्म हो गया, एक बार यूज़ में ले लिया हमने resource, वो फिर से आ गया, फिर यूज़ में लिया, फिर से आ गया. जैसे हमारे plants, water, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम कह सकते हैं विच आर रिन्यूएबल रिसोर्स. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाइल्ड लाइफ, है ना, विच नेवर गेट एग्जॉस्ट, जो अर्थ पर कभी ख़त्म नहीं होंगे. दे आर टर्म्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड रिन्यूएबल रिसोर्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूस और फ्लो. Second type of resource on the basis of exhaustibility is non-renewable resource. Non-renewable means once you take it out from the earth crust, then it will not come again there. एक बार अगर आपने उस resource को use कर लिया तो वो वापस नहीं आएगा. Most of our minerals, fossil fuels, they are the example of this resource. Actually आएगा तो सही, but it will take millions and millions and millions of years to form that resource and nobody is going to live that long. So for us it is non-renewable resource. So this was categorized on the basis of exhaustibility, renewable resource and non-renewable resource. Now comes on the basis of ownership. जो थर्ड कैटेगराइजेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मीन्स उस रिसोर्स का मालिक कौन है, हु इज अलाउड टू यूज दैट रिसोर्स, दैट इज ओनरशिप. अंडर दिस कैटेगरी द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल मीन्स योर पर्सनल रिसोर्स, योर हाउस, योर व्हीकल, योर बुक्स. There are so many things that you have in your house. All these are personal resource. If you go to village, some people have well in their fields. That is their individual resource. Then their property, ponds, बहुत कुछ है जो individual resource में आता है. Everything that you have in your house, that is your individual resource. Only you can use it. If somebody else want to use, they have to take your permission. तो ओनर की परमिशन चाहिए. सो जो है पर्सनल ओनरशिप, that all comes under individual resource. All the land the farmers have, it is their individual resource. Second under ownership is community owned resources.
विच आर ओन्ड बाय अ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जिसे ओन करती है. हियर everybody who's living in the society is free to use that resource. Now school, garden, park, there are so many other things which can be used by society. If we go to villages, there are grazing grounds जहाँ पूरे गांव के animals they can come to graze. Ponds होते हैं, rivers हैं, picnic spots हैं, playgrounds हैं. All these are community owned resources which can be used by society as a whole. Third है national resource. Very important, students. National resource. National resource is that technically if we see, everything within the boundary of a country is national resource. हमारी कंट्री के अंदर जो कुछ भी आता है वो बाउंड्री नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दैट इज ऑल national resource. So everything is owned by a government. The government has legal powers to acquire even private property. Even if you have your individual resource, your private property, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है, the government has the power to take that private property from you. आपने देखा होगा पहले रोड्स होती हैं, उनके किनारे बहुत सारे फार्म्स होते हैं, फील्ड्स होती हैं, बट व्हेन दोज रोड्स आर एक्सपेंडेड, उनकी विड्थ बढ़ाई जाती है, a simple road is converted into highway or national highway, much land is required. लेकिन वो लैंड किसका है? किसी ना किसी का पर्सनल लैंड है वो. सो द गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटी टू टेक दैट लैंड. बट रिमेंबर चिल्ड्रेन, गवर्नमेंट ऐसे ही लैंड नहीं लेती है. वो गवर्नमेंट उसके लिए कंपनसेशन देती है उस पर्सन को जिससे वो लैंड अक्वायर किया जाता है. सो जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं अलग अलग सिटीज़ में, दे हैव दिस अथॉरिटी टू टेक दैट लैंड एंड इन रिटर्न दोज पीपल आर गिवन कंपनसेशन. ये तो हो गई नेशनल रिसोर्स की बात. देन कम्स इंटरनेशनल रिसोर्स. इंटरनेशनल रिसोर्स मीन्स, अब इंटरनेशनल मीन्स फॉर एवरीवन. लैंड तो हमने डिवाइड कर लिया. The whole of land that is present on the earth is divided among various countries. वो तो हमने डिवाइड कर रखा है. बट लैंड तो एक बहुत छोटा सा पोर्शन है जो अर्थ का है. मोस्ट ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड बाय, yes, you know that, water, oceans, big oceans, vast oceans, millions and millions of kilometers these oceans are there. So what about those oceans? They all come under international resource. किसी भी कंट्री की बाउंड्री से लेकर और 200 नॉटिकल माइल्स तक कंट्री का जो सी शोर है. इमेजिन हमारी कंट्री की बाउंड्री याद है, इंडिया का मैप, हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है वहाँ से लेकर और ओशन में 200 नॉटिकल माइल्स तक आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन. और वो जोन होता है जहाँ पर शिप्स मूव करते हैं. कौन से शिप्स? कार्गोस शिप्स विच आर टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. और उस 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का ओशन, वो सारा किस में आता है? दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स. नो वन कंट्री कैन कंट्रोल दिस इंटरनेशनल रिसोर्स. Actually in international resource, जो कि most of they are oceans, they are under the supervision of international bodies. Especially जो सबसे powerful international body है कौन सी है? UN. Yes, उसके कंट्रोल में आता है ये oceans. So this we have read just now is on the basis of ownership. कौन कौन से आ गए इसमें? Individual resource, community owned resource, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स. तो आज अभी हमने पढ़ा कैटेगराइजेशन, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. देन वी रेड अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ
exhaustibility, and the third on the basis of ownership. So आज का लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे बच्चों. Go through now as you have your books, go through the lesson, try to understand. बहुत easy language में lesson में सब कुछ mention किया हुआ है. और start making your notes. We'll continue our lesson, further lesson tomorrow.